Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. I hope you all are doing well for your SSB preparation. Today in this video you will get to know about agriculture sector in India. देखिए हमारे इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो ओवरऑल पॉपुलेशन की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है अराउंड 65 to 70% which are associated with agriculture. Still there is very less contribution in economy. मतलब अगर हम एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन देखें इकोनॉमी में तो विच इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सो व्हाई दिस इज सो, मतलब ऐसा क्यों है कि एग्रीकल्चर में इतनी सारी पॉपुलेशन होने के बाद भी ये इतना कम कंट्रीब्यूट कर रही है. तो इसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा. हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर है कैसा वो देखेंगे हम, और इस वीडियो में देखेंगे क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं विथ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. इसके अलावा मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं एग्रीकल्चर में. मतलब कहाँ कहाँ अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एग्रीकल्चर करते हैं तो उससे कितना ज़्यादा फायदा होगा और क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पा रहे. देखिए पहले अगर हम एग्रीकल्चर की देखिए तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इंडिया में क्या करता है, पहले जो था इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था 35% जीडीपी में, जो कि अभी कितना हो गया है 15% हो गया है. तो मतलब क्यों हो गया है वो इसमें पता चलेगा आपको, क्योंकि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं एग्रीकल्चर के तो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर होता है बेसिक क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है. देखिए जनरली बहुत सारे फार्मर होते हैं, स्मॉल फार्मर होते हैं, सिर्फ जीने के लिए, मतलब उनको खाने का मिल जाए और थोड़े बहुत पैसे मिल जाए जिससे वो बाकी चीज़ें खरीद सके, अपना काम कर सके, इतना ही पैसा कमाते हैं. मतलब कैसे, एग्रीकल्चर से. तो मोस्टली जो एग्रीकल्चर फार्मर्स है वो उनका क्या होता है, एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है. मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा फार्म लैंड नहीं है, बहुत ज़्यादा इतना नहीं है कि वो मतलब क्या करे, उसे सेल करे, मार्केट तक पहुँचाए. एग्रीकल्चर क्या होता है, मेन ऑक्यूपेशन होता है. इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 61% पर्सन. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 25% टू नेशनल इनकम. मतलब जनरली ये समझ सकते हैं आप कि ये क्या करता है, 61% तक पॉपुलेशन जो है उनको क्यों क्या प्रोवाइड करवा रहा है, इनकम प्रोवाइड करवा रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, जो कि हमारे यहाँ के सिर्फ 25% जो है नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. बाकी सब क्या है, उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है. मतलब सिर्फ जीने के लिए, जैसे उन्होंने गेहूँ उगाए, सब्जी उगाई, उसको क्या करेंगे, सिर्फ मतलब उनका खाने का काम हो जाए, बाकी पूरे साल तक गेहूं का स्टोर कर लेंगे कि साल तक चल जाए. अगर थोड़े बहुत बच जाते हैं तो उसे बेच के दूसरे सामान जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो खरीद लेते हैं. मतलब उसका लार्ज कंट्रीब्यूशन जीडीपी तक नहीं पहुंच पा रहा है. उसका डिपेंडेंस ऑन मानसून. अगर आप हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम देखेंगे तो मोस्टली जो काय पे डिपेंड होता है, मानसून पे. मतलब बारिश होगी तभी उनको पानी मिलेगा, जब बारिश नहीं है तब पानी नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके पास कोई एक तो सोर्स नहीं है, कोई कुआं नहीं है कि उसे पानी को मतलब ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर पाए, या फिर कोई सोर्स नहीं है कि पानी को स्टोर कर पाए. तो डिपेंड करता है वो कि जब बारिश होगी तभी क्या होगा, उनको पानी मिलेगा, जब नहीं होगी तब नहीं मिल पाएगा. मानसून पे डिपेंड करता है. समटाइम्स फ्लड्स प्ले हैवोक विथ आवर क्रॉप्स एज इरिगेशन फैसिलिटीज आर क्वाइट इनएडिक्वेट. एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मानसून. इनएडिक्वेट होने की वजह से मानसून भी डिपेंड करता है. तो इसी वजह से देखिए बहुत बार क्या होता है कि अगर मानसून खराब हो गया, मतलब बारिश होनी थी नहीं हुई तो क्रॉप फेलियर हो जाता है, या फिर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो भी क्या हो जाता है, क्रॉप खराब हो जाती है. तो वो जो चीज़ें हैं अफेक्ट करती है हमारे के फार्मर्स को, तो उनकी इनकम ही नहीं बढ़ पाती है. मतलब वो फसल कैसे उगाएंगे ऐसे कंडीशंस में. उसके बाद लेबर इंटेंसिव. अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है जो फार्मिंग करती है वो कैसी है, लेबर इंटेंसिव है. मतलब हम मशीन्स का, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के बजाय किसका यूज़ किया जाता है, लेबर्स का यूज़ किया जाता है. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, लोग काम करते हैं खेतों में, मशीनों का यूज़ कम किया जाता है. तो उसके वजह से प्रेशर ऑन लैंड होल्डिंग इंक्रीजेस. एक और चीज़ देखिए क्या होता है कि जैसे लैंड क्या होती जा रही है, हमारा फ्रेगमेंट होती जा रही है. फ्रेगमेंट मतलब जैसे कोई आपके जैसे दादाजी होंगे, उन पर दादाजी होंगे, उनके पास मानो बहुत सारी ज़मीन थी, 100 बीघा ज़मीन थी, ठीक है. फिर उनके 2-3 बेटे हो गए तो उनके अंदर दोनों तीनों में वो ज़मीन डिवाइड हो जाएगी. फिर उनके बेटे के मतलब और बेटे हो गए 2-2 तो उनके अंदर और डिवाइड हो जाएगी. तो जो पहले 100 बीघा ज़मीन थी मतलब उस पर फार्मिंग होती थी, अब वो क्या हो गई, अलग अलग छोटे छोटे, मतलब 10-10 15-15 बीघा आएगी या फिर 10-10 ही आएगी, तो उसमें डिवाइड हो गई वो. तो उससे क्या हो गया कि जो आपकी लैंड होल्डिंग है वो क्या हो गई, कम हो गई. मतलब आपके पास लैंड का टुकड़ा कम रह गया. तो छोटे टुकड़े पे अगर आप लैंड मतलब क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो वहाँ पे मशीनों का यूज़ करना, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना मुश्किल हो जाता है. तो ज़्यादातर काम किससे करवाएंगे, लेबर से करवाएंगे. तो लेबर इंटेंसिव है. उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट. देखिए बहुत बार क्या होता है कि मतलब फार्मर की कैपेसिटी रहती है काम करने की, लेकिन फिर भी नहीं कर पाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरिया ऐसे है जहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पाती है. इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज,
या फिर अनसर्टेन रेनफॉल होता है तो प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर जो होगा वो लेस होगा। तो फार्मर्स क्या करेंगे, कुछ महीनों तक तो उनके पास काम रहेगा, बाकी टाइम काम नहीं रहेगा। तो काम नहीं रहता, उनके अंदर तो कैपेसिटी है कि वो काम कर सकते हैं लेकिन फिर भी काम नहीं कर पाते हैं। तो एक तरीके से हमारे यहाँ क्या अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मतलब जैसे एक खेत है, वहाँ पे 4 लोगों का काम है, ठीक है, 4 लोग आसानी से काम करेंगे तो हो जाएगा कंप्लीट। क्योंकि देखिए खेत में जितना प्रोडक्शन हुआ है उससे हमको जो भी मतलब आपको मिलने वाला है, जो भी प्रोड्यूस मिलने वाला है, प्रोडक्शन तो इतना ही होगा, वो तो एक लिमिटेड है। अगर वहाँ पे 4 लोग काम करे, 10 करे, 15 करे, 20 करे, वो खेत का प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ जाएगा ज़्यादा लोगों के काम करने से। तो जो 4 लोग काम कर रहे हैं उसकी जगह हमारे यहाँ काम करते 10-10 लोग, 15-15 लोग, तो जो बाकी जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो एक तरीके से अनएम्प्लॉयड ही है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं, सुबह से खेत पे जा रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं, बहुत काम किया, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो तो इतना ही है, तो वो एक तरीके से अनएम्प्लॉयड ही होते हैं। उसके बाद स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग, मतलब लार्ज स्केल जो डिवीजन हो रहा है हमारे, जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है लैंड का, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ जो खेतों की साइज है वो क्या हो गई है, छोटी हो गई है। मतलब एज कम्पेयर टू अर्लियर साइज छोटी हो गई। अगर हम दूसरे देशों से भी कंपेरिजन करें तो इंडिया के खेत जो होते हैं ना उसकी साइज छोटी होती है, और अगर साइज कम है तो उसकी वजह से वहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा वो इतना नहीं हो पाएगा। मतलब क्योंकि वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाते। जैसे अगर आपके पास मतलब छोटी सी ज़मीन है तो वहाँ पे कौन ट्रैक्टर चलाएगा, काई से निकाल लेंगे, मतलब जो भी करना होगा वर्कर्स काम करेंगे। तो इस तरीके से मतलब मशीनों का काम नहीं हो पाता है। तो एवरेज साइज अगर हम लैंड होल्डिंग की देखें तो कितनी 2.3 हेक्टेयर है इंडिया में। वहीं अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखोगे तो 1993 हेक्टेयर है, यूएसए में देखेंगे तो 150 हेक्टेयर से। मतलब इतने बड़े बड़े खेत होते हैं वहाँ पे और हमारे यहाँ इतने छोटे से होते हैं। कितना बड़ा अमाउंट है एज कम्पेयर टू 2.3 अगर ये आप देखेंगे तो, ये अगर देखेंगे तो। उसके बाद ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन, देखिए वही बात हो गई कि हमारा जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन सी है, ट्रेडिशनली, मतलब जो पुरानी चलती आ रही है, हाथों से करना, छोटे मोटे काम करना। क्यों, काई की वजह से हम ट्रेडिशनल मेथड का यूज करते हैं। एक तो पॉवर्टी है और इलिटरेसी, मतलब लोगों की एक तो गरीबी है और इतना नॉलेज नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज करें। तो इस वजह से क्या हो जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो पाता है, तो पुरानी मेथड का यूज कर रहे हैं, मतलब हाथ से वो निकालने का काम, हाथ से कटाई का काम, ये सारे काम। उसके बाद लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अगर हम प्रोडक्शन भी देखें इंडिया में तो क्या होता है एज कम्पेयर टू अनदर नेशंस बहुत कम होता है। मतलब जमीन अगर हमारे 1 हेक्टेयर है तो उस पर जो प्रोडक्शन होता है एज कम्पेयर टू अमेरिका या दूसरे देश के कंपेरिजन में उनके यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, जमीन इतनी ही है। तो वो भी उसके भी रीज़न कई सारे हैं। देखो 27 क्विंटल्स वीट पर हेक्टेयर होता है इंडिया में, जबकि अगर आप फ्रांस में देखोगे तो 71.2 क्विंटल्स होता है, और वहीं ब्रिटेन में देखेंगे तो 80 क्विंटल्स होता है। 1 हेक्टेयर पे उनके यहाँ इतना प्रोडक्शन होता है और हमारे यहाँ सिर्फ 27 क्विंटल। और प्रोडक्टिविटी भी अगर देखेंगे एग्रीकल्चर लेबर की तो $162 इंडिया में है, जबकि $972 नॉर्वे में मिलता है, 2408 डॉलर यूएसए में मिलता है। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना कम है हमारे यहाँ प्रोडक्शन और लोगों की इनकम भी। तो ये काई की वजह से है, लो टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है, हमारे यहाँ मतलब नॉलेज इतना नहीं है, एजुकेशन इतनी नहीं है। अब देखिए डोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप, अगर हम और देखें कि हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर सिस्टम में जहाँ सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंस है वो किसका है, फूड क्रॉप्स का है। मतलब हमारे यहाँ जैसे गेहूँ की खेती होगी, बाजरे की होगी, ये आपकी पेडी की होगी फसल, मतलब जो खाने पीने की सीरियल्स हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब क्या है, खाने पीने की फूड क्रॉप से। हम किसका प्रोडक्शन नहीं करते, कैश क्रॉप्स का, कमर्शियल क्रॉप जो है उसका प्रोडक्शन हम नहीं करते या फिर बहुत कम मात्रा में करते हैं। अराउंड 75% फूड क्रॉप होती है, बाकी सिर्फ 25% हमारी कमर्शियल क्रॉप होती है। तो किस तरीके से पैसा मिलेगा जब हम कमाए, मतलब काई के लिए कर रहे, फूड क्रॉप्स से इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है कि वो जीडीपी में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाए, उससे एक लिमिट तक ही मिलता है। अगर हम कमर्शियल क्रॉप या कैश क्रॉप को अगर प्रोडक्शन करेंगे तो उससे ज़्यादा अमाउंट में पैसा मिलेगा। देखिए हमने देखा कि हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर कैसा है। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स विच हैज़ बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर ऑफ आवर नेशन। तो देखिए ई नाम क्या है, एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, मतलब ये एक एग्रीकल्चर का मार्केट बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब डिजिटली। ये डिजिटल इंडिया का भी पार्ट है एक तरीके से। इसमें क्या है कि हम चीज़ों को, मतलब फार्मर्स को, बायर्स को, सबको क्या करेंगे, एक प्लेस पे जोड़ देंगे, मतलब ऑनलाइन इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उससे क्या होगा,
कि अगर कोई सेल करना चाहता है, कोई खरीदना चाहता है, तो वो एक ही जगह पे मतलब ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब बीच में जो इंटरमीडिएरीज का काम है वो खत्म हो जाएगा। मतलब ई नाम एक तरीके से प्लेटफॉर्म बनाया दिया गया है। ये मंडीज को भी कनेक्ट कर देगा, फार्मर को भी कनेक्ट कर देगा, बायर को भी कनेक्ट कर देगा। वहाँ पे प्राइस का डिस्कशन मतलब जो भी होगा आपका क्या हो जाएगा, सारी चीजें डिजिटली हो पाएगी, ताकि कोई भी किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता है तो ऑनलाइन हो पाएगा। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये क्या है? इसमें मतलब इसका एम था कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, स्पेशली जहाँ पे एरिया से मतलब जहाँ पे रेन नहीं हो पाती है, तो उससे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, वाटर की एफिशिएंसी को बढ़ाना, सॉइल को मैनेज करना, और जो भी रिसोर्सेस उनको कंजर्व करना। मतलब हम जहाँ पे इरिगेशन नहीं हो पाती है, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे भी क्या करेंगे, पानी की अवेलेबिलिटी पहुँचाएंगे, ताकि क्या हो सके, लोग इरिगेशन आसानी से कर पाए, मतलब क्रॉप अपनी उगा पाए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना, ये भी बनाई गई थी काहे के लिए, ताकि मतलब कवरेज है इरिगेशन का, हर खेत को पानी और वाटर यूज के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना, ये 2015 में स्टार्ट की गई थी। इसका काम क्या था कि सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, मतलब सॉइल को क्या करना है, हमें मैनेज करना है। जैसे ये देखिए, एक इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है। वो उसका काम क्या रहता है कि जैसे आपका खेत है, आपने अभी यहाँ पे कोई फर्टिलाइजर डाला, कोई पेस्टिसाइड डाला, आपको नॉलेज नहीं रहता है कि उसमें कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। जैसे कि अगर आप सॉइल हेल्थ कार्ड, मतलब मिट्टी को लेबोरेटरी में ले जाकर टेस्ट किया जाता है कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशंस नहीं है, किन किन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तो वही उसके अंदर डाले जाए, ताकि क्या होगा कि वो सॉइल जो है उस तरीके से फ्लरिश करेगी, मतलब आपकी क्रॉप के लिए हेल्पफुल रहेगी। आपको पता ही नहीं है कि सॉइल को रिक्वायरमेंट क्या है, अपने मन से ही कोई सा भी अपना फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डाल दिया, तो वो आपकी क्रॉप को भी अफेक्ट करेगा, मिट्टी को भी अफेक्ट करेगा, प्रोडक्शन भी कम होगा। तो ये उसके साइड इफेक्ट्स है। जैसे कि आपको बुखार नहीं है, फिर भी आपने जबरदस्ती बुखार की दवाई ले ली, तो उससे क्या होगा, आपके शरीर में साइड इफेक्ट होगा। एक तरीके से क्या होगा, शरीर में साइड इफेक्ट होगा, वो गलत इफेक्ट करेगा उसका। लेकिन अगर आपको पता रहेगा कि आपके शरीर में किस चीज़ की बीमारी है, मतलब आपको लेना था दूसरी दवाई और आपने ले ली कोई और दवाई, तो वो साइड इफेक्ट करती है। ठीक है, उसी तरीके से मिट्टी में भी अगर रिक्वायरमेंट नहीं है फर्टिलाइजर की और फिर भी आप डाल रहे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट होते हैं। तो सॉइल हेल्थ कार्ड इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि क्या हो सके, आपको जो रिक्वायरमेंट है मिट्टी को वही मिल सके। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देखिए बीमा योजना है, मतलब ये क्या है, इंश्योरेंस स्कीम है। इसका एम क्या है कि मतलब जो फार्मर होते हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना। जैसे कभी क्रॉप फेलियर हो जाता है, मॉनसून की वजह से हो जाता है, किसी डिजीज की वजह से हो जाता है, कोई नेचुरल कॉजेस की वजह से हो जाता है, किसी भी कारण अगर मतलब आपका फसल खराब हो जाती है, तो गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करवाएगी आपको, इंश्योरेंस। जैसे इंसान का इंश्योरेंस होता है, गाड़ियों का होता है, सामानों का होता है, उसी तरीके से इसका भी होता है, फसल का भी। उसके बाद माइक्रो इरिगेशन फंड, ये एक फंड था डेडिकेटेड ₹5000 करोड़ का, नाबार्ड ने उसको सेटअप किया है काहे के लिए, ताकि माइक्रो इरिगेशन जो है सबको क्या मिल सके, इरिगेशन फैसिलिटी मिल सके, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हम बढ़ा सके। उसका डिजिटल एग्रीकल्चर, देखिए जो हमने ई नाम की बात करी थी, ई नाम जो प्लेटफॉर्म है वो भी इसके अंदर आता है। मतलब हम क्या करेंगे, फार्मर्स को और जो बायर्स हो गए, मंडीज हो गई, सबको एक जगह जोड़ देंगे, ताकि जो भी सेल करे, खरीदे, तो क्या हो सके, एक जगह डिजिटली हम कर सके। उससे क्या होगा, इंक्लूसिव फार्मर सेंट्रिक सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, उसके बाद न्यू एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, हम जो क्या करेंगे, हमारे एक्सपोर्ट बास्केट जो है, मतलब जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको डबल करने का प्लान है कि और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और नई नई चीज़ें को हम यहाँ पे उगाएं और उसको क्या करें, एक्सपोर्ट करें। तो ये एम था इस स्कीम का। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम है कैसा और गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।